बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। IMF के पास बिलाखिर पाकिस्तान जा चुका है और गया नहीं बल्कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर उनसे मुलाकात के लिए गए हैं। शायद ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि दुबई में गो के प्राइम मिनिस्टर एक जो वर्ल्ड समिट थी गवर्नमेंट्स की उसमें गए थे, लेकिन उनकी 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई बल्कि अपने वफ्द के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस पर बहुत अपोजिशन तनकीद कर रही है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ने बात की और डायरेक्टली क्यों बातचीत की, लेकिन उनका जो एजेंडा, उनका जो मंशूर था IMF के पास ना जाने का, बिलाखिर वो कहते हैं जी वो क्यों गए हैं। हुकूमतें जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, इस हुकूमत को भी ज़रूरत है, लेकिन सवाल जो पैदा हो रहा है वो ये है कि इस हुकूमत ने क्या लेके IMF का पैकेज उनसे लेना है पाकिस्तान को, यानी देना क्या पड़ेगा, और उसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। मसलन शाहिद रहमान साहिबा ने आज ये कहा कि इसको पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर पेश किया जाए। कुछ ये कह रहे हैं कि हज सब्सिडी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद अब गैस और बिजली के ऊपर सब्सिडी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अप्रैल मई के अंदर जब ये फाइनलाइज हो जाएगा पैकेज तो उसके बाद जून में जो बजट आएगा वो IMF की ख्वाहिशात के मुताबिक होगा। महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। आज ही 500 पॉइंट्स जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो गिर गई है और इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो जाहिर है कि कुछ बहुत अच्छी माशी हालत जो है वो पाकिस्तान की नज़र नहीं आ रही। क्या होगा क्या नहीं IMF के हवाले से इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और दूसरी जो बड़ी अहम खबर है वो पूरे वीकेंड के ऊपर भी आप सुनते रहे कि जी NRO हो रहा है, और इसी दुबई के अंदर इससे पहले बल्लोकी के मुकाम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि NRO नहीं देंगे, और यहां तक के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कि शहबाज शरीफ साहब जिसको हेड कर रहे हैं, हमने जितने समझौते करने थे कर लिए, अब इसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि NRO जो है वो अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम दें। फिर जब वो दुबई गए हैं तो उन्होंने साथ हरीरी साहब से भी मुलाकात हुई उनकी, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आए शाह महमूद कुरैशी साहब के, और उसके साथ साथ आज वजीर खजाना ने भी बात की, वो ये कहते हैं कि जी हम NRO जो है वो किसी सूरत भी नहीं देंगे। साद हरीरी ने NRO का मुतालबा किया था या नहीं किया था, लेकिन आप जरा सुनिएगा NRO के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत का क्या कहना है। उस लम्हे जबकि पाकिस्तान के अंदर IMF की बात हो रही है, पाकिस्तान के एक कमज़ोर माशी सिस्टम की बात हो रही है, उस लम्हे पाकिस्तान की हुकूमत के वज़रा सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो NRO के ऊपर बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब को वाकई हटाया जा सकता है? क्या शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कवानीन के मुताबिक जो कि कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित हैं, अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है? हटाना बहुत आसान है। अक्सरियती जो अरकान है वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। बहुत सारे मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हैं, लेकिन हमारे पास शख्सियात बहुत नामवर हैं। जनाब हमायूं अख्तर खान साहब हमारे बहुत मोहतरम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सर बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब रऊफ़ मैंगल साहब बलूचिस्तान BNP मैंगल से इनका ताल्लुक, और फॉर्मर MNA भी रहे हैं, इनका बड़ा नाम भी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस वक्त मेंबर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम पूछेंगे कि इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर। हमारे साथ है जनाब राना अफजल खान साहब जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना भी रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया रान साहब। हमें ज्वाइन करेंगे सलीम मांडवीवाला साहब जो कि इस वक्त डिप्टी चेयरमैन हैं सेनेट के अंदर, पाकिस्तान का जाना माना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम, वो उनका ख़जाने के हवाले से जो तारुफ है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ वो भी अभी फ़ोन पे होंगे, वीडियो पे होंगे, और हम उनसे बात का ही आगाज़ करेंगे। अगर वो मेरे साथ हैं तो हम थोड़ी देर में उनके पास आ जाएंगे। सबसे पहले आप बताइएगा राना साहब के ये जो IMF वाला पैकेज हुआ है, सर ये पैकेज जो है इसके ऊपर आपको क्या इतलात हैं? आई मीन क्या लो और दो की बुनियाद के ऊपर ये पैकेज तय हुआ होगा, क्योंकि आपने रिसेंटली गवर्नमेंट छोड़ी है। जी राना साहब से मेरा ख्याल है कि कुछ जी कि हमारी जो डेवलपमेंट है उसकी पेस बड़ी हाई है और हम एक हाई ग्रोथ रेट को टारगेट कर रहे हैं, और उस हाई ग्रोथ रेट को टारगेट करने के लिए हमें इंपोर्ट्स के अंदर मशीनरी और दूसरे डेवलपमेंटल आइटम्स जो हैं उनका एक बड़ी तादाद मंगवानी पड़ेगी, और उसके लिए हमें IMF के पास जाना चाहिए था, नहीं गए। IMF जब भी जी कुछ मेरा ख्याल है कि स्काइप के ऊपर हमारे साथ है, मेरा ख्याल है टेलीफोन के ऊपर कर लें तो ज्यादा बेहतर है, जितनी
ओके, ये पैकेज जो जिसके ऊपर अब एक प्रिंसिपली एग्रीड है IMF के, हम दे देंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तान लेने को तैयार है, ये किस बुनियाद के ऊपर हुआ होगा और कितना आसान है इस गवर्नमेंट के लिए लोगों को टैकल करना इस पैकेज के बाद? देखिए आसमा, इसमें अगर हम देखा जाए कि माजी के भी हवाले से तो IMF अपने शराइत मनवाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी हालत आज की है, या इससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में था, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में था, लेकिन मैं नहीं कहता कि ये मौजूदा गवर्नमेंट खान साहब की कि वो अपनी शराइत मनवा लेंगे, क्योंकि ये मकरूज़ है मुल्क। जब आप मकरूज़ हो जाते हैं और इंटरेस्ट पे आपकी जो है ना एग्रीमेंट्स होते हैं, आज अगर वो चाइना के साथ इतनी बड़ी एग्रीमेंट किया हुआ है, वो इस कौम पे कर्ज है, ये कोई इमदाद नहीं है, वो हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है, और ये सारे पैसे जो है ना वो फिर कौम ने देना है। और IMF के शराइत हमेशा से, क्योंकि उसको वसूल कहाँ से हो रहे हैं, पेट्रोलियम आपकी बढ़ा देते हैं, आपकी खाने पीने की अशिया बढ़ जाती है, आपकी यूटिलिटी बिल्स बढ़ जाती है, उसको पता है कि कंज्यूमर ने देने हैं, और उसमें 20 करोड़ कंज्यूमर ने जो है ना पैसे देने हैं। पानी उसकी जरूरत है, लेकिन हम उसकी जरूरत है। तो टैक्स नेट भी कहते हैं, हम टैक्स नेट तो नहीं बढ़ा पाए इतने सालों से, हम यानी जो टैक्स देने वाला है उसके ऊपर तो टैक्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं देते, जो टैक्स चोर है, उनको तो हम पकड़ भाई, बड़े टैक्स चोर जो है ना वो काबीना के भी मेंबर हैं, वो असेंबली के भी मेंबर है, वो ऐवान बाला के भी मेंबर है, वो बड़े बड़े स्टेक होल्डर के तौर पे जो है ना मीडिया में भी आते हैं, बड़े बड़े दावा भी करते हैं, सेमिनार्स में, सिंपोजियम में बड़े बड़े दावा भी करते हैं। लेकिन आप एक माचिस भी खरीदेंगे, आपसे आप टैक्स दे रहे हो, डिस्प्लिन की गोली के ऊपर भी टैक्स है, और आप मोबाइल की 100 रुपए की कार्ड भी वो ले लेंगे तब भी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, मैं क्विकली, मांडवीवाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डिप्टी चेयरमैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर, आप क्या कहते हैं? क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप क्या कहते हैं IMF के पैकेज के ऊपर? सर, पार्लियामेंट के ऊपर आपने डिमांड किया है कि पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाए, क्या लिया गया होगा, क्या दिया गया होगा? बाय द वे असमा, देखें, पाकिस्तान को पहली दफ़ा तो IMF में जा नहीं रहा। वी हैव गॉन टू IMF सो मेनी टाइम्स। हम तो सिर्फ 2 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं, बट हम कोई आई डोंट नो 15 दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं, या कि उससे भी ज़्यादा मेरा ख्याल। तो द पॉइंट इज़ के IMF के पास जाने की ज़रूरत हमें पड़ती है और पड़ती रहेगी जब तक कि हमारी अपनी सिचुएशन ठीक ना हो जाए। तो IMF के पास जो एक जनरल परसेप्शन है कि हम कर्जा सिर्फ लेने जाते हैं, हम सिर्फ कर्जे के लिए नहीं जाते, हम चाहते हैं जितने ये मल्टीलैटरल इदारे हैं, ADB है, वर्ल्ड बैंक है, IBRD है, दूसरे हैं, इनको बेसिकली एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है, और वो चाहते हैं कि जी आप IMF प्रोग्राम में होंगे तो वो फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज़ आप चीज़ें जिस तरीके से करनी चाहिए किसी मुल्क को वो नहीं करेंगे। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि IMF प्रोग्राम एक आपको डिसिप्लिन देता है, मॉनेटरी डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो ये कोई थ्रेट नहीं है। और IMF से हम कई दफ़ा IMF में जाके बिफोर द प्रोग्राम फिनिशेस हम उसको एग्जिट भी कर चुके हैं। तो कोई मेरे व्यू में एक कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम IMF में जा रहे हैं। दूसरा, जहां तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, वो तो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद, और मैं उस दिन सेनेट में भी था, उन्होंने खुद कहा कि जब हमारा फाइनल हो जाएगा तो हम आके दोनों हाउसेज में एक्सप्लेन करेंगे कि हमने क्या प्रोग्राम किया है और क्यों किया है, और किस हद तक हमने कोई चीजें उनकी एक्सेप्ट की हैं और उन्होंने क्या चीजें हमारी एक्सेप्ट की हैं। लेकिन सलीम साहब, मसला ये नहीं है कि क्योंकि अभी तक सर मसला ये नहीं है कि वो क्यों IMF के पास गए, मसला ये है कि किन डिमांड्स के ऊपर गए, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कि बहुत सारी डिमांड्स तस्लीम की गई हैं IMF की, जिस तरह से रेट्स बढ़ाए गए हैं, यूटिलिटी बिल्स के पास अंबार आ रहे हैं पैसों के, मतलब इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। फिर आप देखिए हज पे सब्सिडी खत्म की गई है, गो के डिक्लेयर नहीं है कि हज पे सब्सिडी उस वजह से खत्म की है जो IMF के पैकेज, क्योंकि कुछ भी सामने नहीं है। तो वो डिमांड्स क्या हो सकती हैं और कितना पाकिस्तान को जो है वो लोहे के चने चबाने पड़ेंगे इसके ऊपर?
देखिए असमा, मेनली मसला ये है कि खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है। आप किसी भी अपनी भी बात कर लें, अगर आपके खर्चे ज़्यादा होंगे और आपकी आमदनी कम होगी तो जाहिर सी बात है यू विल ऑलवेज बी इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी। पाकिस्तान की भी स्टोरी यही है कि खर्चे हमारे ज़्यादा हैं, आमदनी हमारी कम है, और आमदनी बढ़ाने में मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हम फेल हो चुके हैं, हम अचीव नहीं कर पाए जो हम चाहते हैं अचीव करना। और हर दफ़ा कोई ना कोई हुकूमत की कोई ना कोई मजबूरी होती है जिसकी वजह से हम अपना टैक्स नेट नहीं बढ़ा सकते। मुझे याद है हम एक बिल लाए थे, टैक्स रिफॉर्म बिल। उसमें यही था, देखिए इशू ये नहीं है कि आपके लोग टैक्स नहीं देते, आपके टैक्स पेयर्स एग्जिस्टिंग हैं, बट इशू ये है कि जो लोग आपके मुल्क में टैक्स पेयर ही नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए। और जब तक वो एड्रेस नहीं होगा, हमारी इकोनॉमी भी ठीक नहीं होगी, हमारी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक नहीं होगी, तो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, और जब तक ये तबका जो हमारे मुल्क में टैक्स पेयर ही नहीं है, चाहे वो मतलब किसी भी तबके से उनका ताल्लुक हो, वो एक बहुत बड़ा तबका है हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है। तकरीबन 14 लाख 22 करोड़ में से टैक्स देने हैं सर। बिल्कुल सर, मैं प्लीज मैं साथ रहिएगा। हमारे खान साहब, आपकी हुकूमत पे तनकीद ये हो रही है कि आप कहते थे हमने IMF के पास नहीं जाना, हालांकि मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट जिस प्रॉब्लम में है उसको जाना है और इसमें कोई, लेकिन जो टॉल क्लेम्स थे वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। PTI क्यों इसको सही तरीके से नहीं देख सकी, क्यों वो अनप्रिपेयर्ड थे बाय द वे हुकूमत में आने से पहले? देखिए ये इतना सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। हमारी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि हमारा सेविंग रेट मुल्क में हमेशा से बहुत नीचे रहा है, और इसका मतलब ये होता है कि हमारी इकॉनमी के अंदर जो इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा लो होती है, और जो ग्रोथ रेट्स हमें चाहिए वो हम नहीं दे सकते। इसलिए जब हम ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं तो आम तौर पे वो एक्सपेंसिव एक्सटर्नल लोन्स के ज़रिए की जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो जो गवर्नमेंट तो कर गई, सुकूक बॉन्ड इशू कर गए, यूरो बॉन्ड इशू कर गए, उसकी जो सर्विसिंग है वो हमारे पल्ले या अगली हुकूमत के पल्ले पड़ जाती है। ये दूसरी एक बात है जी, हमारा जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो समझता है कि रुपया को मजबूत रखना जो है मेरा अव्वलीन तरजीह है, जो कि ज़रूरी नहीं होता। कोई बड़ी बात नहीं होती कि आपका रुपया बड़ा मजबूत है, रुपया को ओवरऑल इकोनॉमी में एक खास जगह पे रखना चाहिए। देखिए 1999 में IMF के पास मुशर्रफ हुकूमत गई, 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, पार्टी सलीम भाई की वो गई हुकूमत, 2013 में डार साहब IMF के पास गए। अब ये क्या वजह है कि बार बार, एक तो मैंने आपको ये बताया, दूसरी देखिए मैं हमेशा दूध और पानी को पानी कहता हूँ। PMLN की गवर्नमेंट में टैक्स रेवेन्यू दोगुना हुआ, PMLN की गवर्नमेंट में टैक्स रिफॉर्म कमीशन जो है उसने अच्छा काम किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, लेकिन PML की गवर्नमेंट ने बड़े महंगे कर्जे लिए, PMLN की गवर्नमेंट ने बड़ा रुपया को ओवर वैल्यू रखा। PMLN की गवर्नमेंट $35 बिलियन 5 साल में उन्होंने बैरूनी कर्जा हासिल किया, और PMLN की गवर्नमेंट जो हमारे लिए छोड़ के गई, वो जब इनको 2013 में ये जो पीपल पार्टी छोड़ के गई थी, $2.5 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट था, 1% GDP से कम था। लेकिन सर पिछले 5 महीने में कितना बढ़ गया, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब जब लोगों के ऊपर महंगाई होगी, 5 महीने में नहीं बढ़ा। पहली जुलाई को ये $18 बिलियन था, वो हमने तो नहीं बढ़ाया था, पहली जुलाई को तो हम आए नहीं थे। पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट वो पहली जुलाई को था, हम तो 18 अगस्त को आए हैं। ओके, तो ये हमने नहीं बढ़ाया था। सो ये चीजें देखिए, राणा साहब ये तो मैं सर राणा साहब से जवाब लूं, और गुजारिश है ना राणा साहब, मुझे मेरे तो भाई हैं, मैं आपको बताऊं कि जो गो के जनरेशन सेक्टर में PMLN ने अच्छा काम किया, ओके, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में डिस्कोस उधर की उधर खड़ी है, उसमें अभी भी 26% चोरी होती है। उन्होंने भी टैक्स नेट में इजाफा नहीं किया, ये बात दुरुस्त है। आसमान जब 26% चोरी होगा, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 26% चोरी हो जाता, कम से कम मैं अपनी कंपनी तो इस तरह नहीं चला सकता जिसमें 26% चोरी है। अब एक नई चीज शुरू हुई है, 50 बिलियन जो है वो गैस में भी शुरू हो गया। आपको पता है ये LNG जो है पाकिस्तान में मेरे ख्याल लास्ट सेंट पे आती है, जब एंड यूजर को
पहुंचती है हमारी SNGPL और SSGPL में इनएफिशिएंसीज हैं, वो 11-12 सेंट तक लेकिन खान साहब अब जब लोगों को बिजली और गैस के बिल मिल रहे हैं और जो और जाके मिलेंगे भी कुछ अरसे के बाद, यानी गर्मी जब आएगी, तो फिर मुझे बताएं क्या होगा। राणा साहब आप क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं जी सारी आपने इतने महंगे कर्जे ले लिए जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सारा कसूर PTI की गवर्नमेंट का नहीं है। देखिए आसमा, ये 5 साल अपने ऐसे ही गुजार लेंगे हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हुए। एक चैलेंज था, जब भी ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, अगर आपका ग्रोथ रेट हाई है तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा। ये इन्होंने ग्रोथ इकोनॉमी की रोक दी है, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे जाना शुरू हो गया है। और अगर जब भी ये ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे, जो कि नौकरियां भी क्रिएट करेगा, मुल्क के अंदर इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, तो इनको करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और वो इन्वेस्टमेंट आपको अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करनी पड़ती है। तो इनके लिए जो चॉइसेस थी, ये उस ट्रैक से नहीं जाना चाह रहे थे। आज इन्होंने ग्रोथ आपकी बंद कर दी, नई जॉब क्रिएशन बंद हो गई, आपकी डॉलर की रिक्वायरमेंट कम हो गई और आप जो मुल्क है आज पीछे से पीछे जा रहा है। और अगर अब ये लोगों से अगर इन्वेस्टमेंट आ जाती है पाकिस्तान में, और अब इनको IMF के पास जाना पड़ रहा है। अब IMF, हम जो पैसे छोड़ के गए थे, इनके 5 महीने इन्होंने हनीमून मना लिया। और अच्छा सर मैं क्विकली मैं मांडवी वाला साहब के पास भी जाना है, मगर क्विकली सर आप जवाब दे दें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है जो राणा साहब कह रहे हैं। राणा साहब ग्रोथ का एक जरिया बता रहे हैं कि जी आप महंगे कर्जे लें बाहर से और ग्रोथ ले लें। हमारे जराए और हैं, हम FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए भी वो ग्रोथ ला सकते हैं जो कि बढ़ रही है। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के जरिए भी ला सकते हैं जिसमें इजाफा हो रहा है। हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री लगा के भी ला सकते हैं जिसमें भी इजाफा हो रहा है। तो हम जो ट्रेडिशनल तरीके हैं कि महंगा कर्जा ले आओ, वो हम नहीं कर रहे हैं। IMF का कंसेशनरी कर्जा है। अच्छा राणा साहब, इल्जाम है। अच्छा ये इल्जाम है। मैं एक छोटी सी एक ब्रेक ले रही हूँ। सलीम साहब मैं आपके पास आऊंगी, NRO के ऊपर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, इसलिए ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सलीम साहब ये बताइएगा कि एक तो ये IMF के लिए प्राइम मिनिस्टर गए थे, वहाँ पे साद हरीरी के साथ मुलाकात, और फिर आप देखें NRO की बातें, क्या लग रहा है सर आपको? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? NRO हो रहा है नहीं हो रहा? देखें मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी पार्टी ने भी गवर्नमेंट को अप्रोच किया है NRO के लिए। आपने स्पीचेस भी सुनी होंगी सारी पार्टीज़ की, तो पता नहीं, आई डोंट नो ये NRO की डिस्कशन कहाँ से क्यों निकली है। मुझे मतलब आई फील कि देयर इज़ नो NRO इन द मेकिंग फ्रॉम आइदर। आई मीन गवर्नमेंट कहती रहती है कि हम कोई NRO नहीं देंगे, ऑपोजिशन ये कहती रहती है कि हमने कोई NRO मांगा ही नहीं है, आप क्यों कहते रहते हैं कि NRO देंगे। तो वो एक अजीब सा कोई मतलब ये अजीब सी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज़ एनी सच थिंग एग्जिस्टिंग एज NRO। मतलब आप बहैसियत पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर की एक बात करें कि कोई NRO नहीं, तो फिर गवर्नमेंट का मकसद क्या है? आई मीन प्राइम मिनिस्टर, देन यू नो फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सभी की बात करें कि साद हरीरी को हमने कह दिया, साफ ना कर दी, जवाब दे दिया वगैरह वगैरह। खैर मैं तो देखें, मैं तो आई डोंट नो, अब शायद कोई किसी को अप्रोच किया होगा किसी ने, बट या तो वो कहें, गवर्नमेंट कहे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने हमसे NRO मांगा है, या आसिफ अली जरदारी साहब ने हमसे NRO मांगा है, या तो वो नाम लेके कहें। अब सिर्फ यही कहते रहते हैं कि जी NRO हम नहीं देंगे। तो आई मीन इट सीम्स लाइक कि ये जस्ट डिस्कशन विच इज गोइंग नोवेयर एक्चुअली। तो अच्छा, मुझे नहीं लगता कि कोई NRO वाली कोई कोर्ट में जाओ सिचुएशन है। हाँ नहीं, राणा साहब आपको लगता है कि कोई NRO है? मतलब वो जैसे मांडवी वाला साहब कह रहे हैं कि कोई NRO नहीं है, तो फिर क्यों खबरें आ रही हैं? आपकी पार्टी की तरफ से बहुत सारे CBMs तो नजर आए हैं और ढील भी दी गई है अपेरेंटली, तो नजर आ रही है। देखिए या तो इनका एतमाद जो है खत्म हो गया है, या इनका और इदारों पे एतमाद खत्म हो गया। NRO किससे देना है? इन्होंने देना है। अगर इन्होंने नहीं देना तो फिर इनको खतरा है कि कोई और ना दे दे। तो ये अपने साए से डर रहे हैं, और मतलब या फिर ये अब अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा
तो खान साहब ये अटेंशन आप डाइवर्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर एनआरओ देना है तो किसी और ने पूछ के तो नहीं देना। देखिए, नवंबर 2007 में परवेज मुशर्रफ ने नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस इशू किया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों को रिलीफ मिली। ऑर्डिनेंस था, ये असेंबली के थ्रू नहीं गया था। सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और ये सारे के सारे केसेस जो हैं ये पाकिस्तान की अदालतों में गए। एनआरओ अगर भी आएगा पार्लियामेंट के थ्रू, नेशनल रिकन्सिलिएशन एक्ट के सूरत में, देखें पाकिस्तान के कवानीन के तहत एक्शन हो रहा है चंद लीडरान पे, और वो कानून है, और वो कानून जब तक रहेगा हमारी स्टैट्यूट बुक्स में तो वो कानून है। एनआरओ उसमें कोई वेरिएशन और डेविएशन लाएगा कि अच्छा चलें इस कानून से हम इसको माफ़ी देते हैं, ये करते हैं, ये किसी सूरत में भी इमरान खान साहब नहीं करेंगे, ये असेंबली में नहीं लाएंगे। नेशनल रिकन्सिलिएशन एक्ट जो है वो सिर्फ असेंबली और पार्लियामेंट के थ्रू आ सकता है, ना ये अदालत दे सकती है, ना ये और जो नाम लिए जा रहे हैं को पाकिस्तान कहते हैं नैब ने अपने मुकदमात ही ठीक तैयार नहीं किए, नैब ही सही मुकदमा नहीं लड़ रहा, तो वो एनआरओ किधर से सही लड़ रहा होगा आसमा कि 3 में से 2 में तो कन्वेक्शन हुई है नवाज शरीफ साहब को, 3 केसेस में से 2 में एक अंडर अपील है और सेंटेंस सस्पेंड हुआ है। देखिए अब बुरी सेहत की वजह से, और हम दुआगो है ना, देखें सियासत चलती रहती है और ये सारी चीजें चलती रहती है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, खास तो वो भी बाप हैं, बेटे हैं, उनका भी खानदान है, और हम सोच सकते हैं, हम मुसलमान लोग हैं, हमें ये दिल में दर्द है। लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई अदालत उनको कहती है कि ठीक है हम आपका सेंटेंस सस्पेंड करते हैं और हम आपको बाहर जाने की इजाजत देते हैं, तो फिर हम तो कोई नहीं हुए ना इस पे बोलने या करने के, वो दे दें, उनके केसेस चलते रहेंगे, उनके केसेस में कमी, किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं आएगी। मैं जिसको एनआरओ कहा जा रहा है वो ये है कि हम असेंबली में कभी नहीं लाएंगे, पाकिस्तान की अदालत क्या करती है उस पर हमारा कंट्रोल ही कोई नहीं। ठीक, यानी इमरान खान साहब ये गलती कम से कम नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रेशर इमरान खान कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द जुडिशरी। साहब बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसा है ना, मैं खान साहब से गुजारिश करता हूं, आप भी उनके साथ थोड़े से मोहब्बतें हैं आप लोगों की, पहले कुलीग रहे हैं 2002 के सब। नहीं अभी भी आप वोट दे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे दोस्त है, अच्छी बात है भाई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर एनआरओ नहीं हो रहा है, बार बार हुकूमती अरकान कहते हैं, उसकी प्राइम मिनिस्टर कहता है या उसके फॉरेन मिनिस्टर कहता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी कहता है कि नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है ना, दाल कहीं ना कहीं काली नजर तो आ रही है। मैं कहता हूं अपोजिशन से कि भाई आपको मीडिया के अंदर अवाम के सामने पूरी दुनिया में अगर ये रुसवा कर रहे हैं इस बात पे, तो आप लोग मेहरबानी करके कोर्ट ऑफ में जाए, इनके खिलाफ अपना वो कर दे, इज्जत हतक का दावा दायर कर दे, फिर कोर्ट भी सामने आ जाएगा, इनकी बात भी सामने आ जाएंगे और सामने हो जाएंगे। इत्तेहादी अच्छा मशवरा दे रहे हैं वैसे राना साहब, ये बुरा मशवरा नहीं है, लेकिन सलीम साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि भूल रहे हैं जी रान साहब भूल रहे हैं कि इनके ऊपर एक 10 अरब रुपए का हतक का दावा हुआ है, जिससे इमरान खान भगौड़े हैं, अदालत में पेश नहीं होते। इन्होंने इल्जाम लगाया था शहबाज शरीफ के ऊपर कि मुझे 10 अरब रुपए की रिश्वत ऑफर हुई है, उन्होंने इन पे केस कर दिया और ये भागे में है हस्बे रवायत। तो इसलिए अब दोबारा आप लोग नहीं जाएंगे, ये जो दाग है ये नहीं धोएंगे क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। साहब की बात मान लेते हैं। अच्छा सलीम साहब आपको क्या लगता है सर, चूंकि एक इतनी नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान है, फ्रिजाइल इकॉनमी चल रही है, आपकी अपनी बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है एक्सटर्नल जो दबाव है वो कम हुआ है पहले की निस्बत, लेकिन क्या गवर्नमेंट प्रेशर को, हर तरह के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है या आपको लगता है किसी और सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा? देखिए जी, मैं तो आपको यही बता सकता हूँ जो मैं सेनेट में देखता हूँ या नेशनल असेंबली में देखता हूँ कि देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, और जब तक गवर्नमेंट और ऑपोजिशन बातचीत नहीं करेगी पार्लियामेंट में, मामले आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे वो इकॉनमी हो चाहे वो दूसरे इश्यूज हो। तो अभी देखें ना, सेनेट का 1 साल पूरा होने आ रहा है और गवर्नमेंट के 7 महीने हो गए हैं, एक कोई बिल असेंबलीज में नहीं आया, और अगर यही हाल रहा और 6 महीने तो 1 साल पूरा हो जाएगा नेशनल असेंबली का और 1.5 साल सेनेट का हो जाएगा, और
कोई लेकिन लेजिस्लेशन अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो प्रॉब्लम है, अगर शहबाज शरीफ साहब हटते हैं या हटाए जाते हैं तो आपके ख्याल में तो ये तो फिर एक डेडलॉक सा आ जाएगा कमेटियों के अंदर, फिर कौन सी लेजिस्लेशन हो सकेगी, फिर कौन सा पार्लियामेंट्री निजाम? वो तो कमेटी लेवल की आप बात कर रहे हैं ना, लेजिस्लेशन तो गवर्नमेंट ने लाना है ना। तो गवर्नमेंट जब तक ऑपोजिशन के साथ बात नहीं करेगी, देखें पार्लियामेंट में की एक्टिविटी और सियासत दो डिफरेंट चीजें हैं। पार्लियामेंट में जब तक गवर्नमेंट और ऑपोजिशन आपस में बात नहीं करेंगे तब तक कोई बिल लाना, उसको पास कराना, कोई कानून लाना, तब तक कोई चीज पार्लियामेंट में होगी ही नहीं। और पार्लियामेंट में अगर कुछ ना हुआ तो फिर गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर सकेगी, कैसे चीजें डिलीवर कर सकेंगी? मेरा तो ये कंसर्न है। मैं तो दोनों से बात करता हूँ, ऑपोजिशन से भी बात करता हूँ और गवर्नमेंट से भी बात करता हूँ कि आप लोग पार्लियामेंट लेवल पे एक दूसरे के साथ बात करें और जो चीजें आप करना चाहते हैं विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो आप लेजिस्लेशन लाएं, चीजें बेहतर करें। बिल्कुल। मगर मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि डेडलॉक रहेगा और पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगी। खान साहब एक कमेंट लूंगी, फिर ब्रेक पे जाऊंगी। जी अपना राना साहब भी खुशमंद है। हाँ। देखिए आसमा, अब सलीम भाई ने तस्लीम कर लिया है। आप ये दौर 6 महीने का देखें कि इसमें मैंने 30 साल में बड़े बड़े दौर देखे हैं जिस तरीके से हुकूमतें जो हैं वो अपोजिशन को दबाती हैं, MNAs और MPs को, कारकुनों को दबाती हैं। इशू इस वक्त ये है कि 2 बड़ी पार्टियों की टॉप लीडरशिप में हमारे वक्त से पहले के केसेस हैं और इदारे जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं वो उसको परसू कर रहे हैं। सो बड़ा वाज़ेह हो गया फिर कि हम पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशल प्रोसेस कर रहे हैं और हम जुडिशल प्रोसेस को, चाहे वो पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या ये रवैया हो कि हम तो ताउन ही नहीं करेंगे कि जी हम चीज तब आगे चलाएंगे अगर आप हमें आगे आराम से कुछ ना कहें और चलने दें। एक्चुअली इशू देते रहे आपके ख्याल में? इशू तो फिर ये हो गया ये आप ढील दे रहे हैं, वो अगर हमारे बस में नहीं है। अगर हमारे बस में होता और हम इन केसेस में ढील दे देते तो सारा कुछ स्मूथ हो जाता। इशू तो फिर ये हो गया। राना साहब, ढील वाकई दी हुई है या ये हक था अपोजिशन का जो कि उनको मिला हुआ है एज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? जी सर। जैसे सलीम साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ने लाना होता है बिल, अगर बिल लाएंगे, लेजिस्लेशन लाएंगे, उसके बाद ये हम पे इल्जाम लगाएं। ये लाने से पहले इल्जाम लगा रहे हैं, इसका मतलब इनका अपने परछावे से, अपने साए से डर रहे हैं ये लोग। हमारे अभी तक काम इन्होंने किया कुछ नहीं है। दे हैव डन नथिंग। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अब शहबाज शरीफ का जो इशू है, क्या वो परफॉर्म नहीं कर रहे? क्या ये उनसे जेलस हैं? क्या वो इनके काम में रुकावट डाल रही हैं? ये सिर्फ इनको एक हसद है उनके साथ कि वो इनके रगड़े में क्यों नहीं आ रहे। सर उन्होंने आते ही नैब को क्यों लाइन हाजिर कर लिया? सर वो थोड़े दिन इंतजार कर लेते। अच्छा, मैं वैसे वो आए नहीं नैब के चेयरमैन सर। जी, नैब के चेयरमैन हमें शहबाज शरीफ साहब कोई एतराज नहीं है। शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी में सिर्फ ऑडिटर जनरल के ऑडिट पैराग्राफ्स देख सकते हैं और वो किसी महकमों के बुला के ये कह नहीं सकते कि तुम्हारी करकर्दी ठीक नहीं। वो जो कमेटी होती है, मसलन कॉमर्स की, फाइनेंस की, वो या पावर की, दूसरा व्हाट वी हैव डन इन दीज 6 months जी, एक्सपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट आई है, इंपोर्ट्स घटी हैं, ट्रेड डेफिसिट बेटर हुआ, रेमिटेंसेस बेहतर हुई हैं, लेकिन इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई? अवाम जो है वो क्या कर रहे हैं? आसमा जो इन्फ्लेशन पीपल पार्टी के दौर में जिस तेजी से जब 2008 में बढ़ी थी या नून के दौर में जिस तेजी से 2013 में बढ़ी थी, हम 1.4 पे बढ़े हैं सिर्फ जब। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद हम जरूर इसके ऊपर बात करेंगे कि हुकूमत को चैलेंजेस हैं लेकिन उसका हल क्या है, वो क्या कुछ उसकी सूरत नजर आ रही है? नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसके इख्तियारात क्या हैं और अगर तहरीक अदम एतमाद आ सकती है PTI के वहाँ पे, यानी एलाइज की, और उनकी अक्सरियत है तो वो बरतरफ कर सकते हैं चेयरमैन को। ऐसी नौबत आए तो आप लोग वाकई पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे? मेरा ख्याल ये बहुत गलत फैसला होगा। और जैसे वो किसी डॉक्टर के पास मरीज जाता है और उसको डॉक्टर कहता है कि ये सुइसाइडल हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि PTI की लीडरशिप और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब उस दिन जो उनको सिलेक्टेड कहा, जो कि हम लोग बिलीव करते हैं और पाकिस्तान के 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा आवाम बिलीव करते हैं कि ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा सियासतदान जिसकी बर्दाश्त ही ना हो और वो उसके ऊपर इस्तहिया कर ले कि जी हमने इनको ये नहीं करना, वो अपनी पूरी पावर्स यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं
तो यकीनन अक्सरियत हाउस में पीटीआई की ज्यादा है, वो उनको वहां से रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से ये एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा। लेकिन सर मेरा ख्याल है कि सर खान साहब जैसे कह रहे हैं कि क्या जरूरत क्या थी आते ही नैब के चेयरमैन को बुला लेना या अपने जो उनके इख्तियारात हैं उससे तजावुज करना। वे गो के कवायद जवाबित के तहत इख्तियारात काफी ज्यादा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, बुला लेने देते और वो आ जाते। और नैब के चेयरमैन कोई बेबी तो नहीं है कि वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। वो एक बड़े सीनियर जज हैं, बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं, उनके ऊपर क्यों आदम एतमाद कर रहे हैं? क्या ख्याल है वो बिक जाएंगे? क्या ख्याल है वो झुक जाएंगे? ये अच्छा, पिछले कुछ दिनों से नैब के हक में आपके और खिलाफ इनके जो बयानात आ रहे हैं पीटीआई के, ये बड़ी अचंभे वाली बात है। राना साहब, आप अचानक आप लोग नैब के हक में हो गए और ये लोग खिलाफ हो गए, अचानक क्या हुआ है ये? देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम जो पावर्स का तजावुज जहां होगा, जहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, जहां कॉमन सेंस की वायलेशन होगी, वहां हम बिल्कुल कहेंगे। अगर एक शख्स के ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है, आप उसको बुलाएं, उसकी इंक्वायरी करें। उसको इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए गिरफ्तार करना क्यों जरूरी है? ये एक बिल्कुल हम इसके ऊपर एग्री हैं और पीटीआई के बेशुमार मेंबर एग्रीड हैं, लेकिन वो आज डरते हैं, अपने लीडर से बोल नहीं सकते। अच्छा। तो उसूलों के अलावा हमारी कोई वो नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि एहतसाब नहीं होना चाहिए। हम कभी नहीं कहते कि एहतसाब तो हो रहा है, लेकिन खान साहब क्यों, मतलब आई मीन चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पे शहबाज शरीफ साहब को अगर ढील दी गई थी तो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी, फिर अब क्यों अचानक ये बातें शुरू हो गई है कि हम खत्म कर देंगे, हटा देंगे, बरतरफ कर देंगे? क्या हुआ है? आसमा, मैं आपको पता है मैं बहुत असम्बली रहा। देखिए, जो सेलेक्ट कमेटी होती है नेशनल असम्बली की किसी डिपार्टमेंट के लिए, वो उसका काम ही ये होता है कि डिपार्टमेंट की कारकर्दगी सेक्रेटरी के ज़रिए, मिनिस्टर के ज़रिए उसको क्वेश्चन कर सकती है। नैब एक ऑटोनमस इदारा है। नैब पब्लिक अकाउंट कमेटी में सिर्फ अगर उसके खिलाफ जो गवर्नमेंट फंड्स जा रहे हैं, उसके ऑडिटर जनरल के ऑडिट पैरास हैं, उसकी जवाबदेह है, और उसका भी वो सेक्रेटरी है जो पब्लिक अकाउंट ऑफिसर, उसी को आना चाहिए। ये किसी के पास हक नहीं है, पूरी असेंबली के पास हक नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास हक नहीं कि वो कहें उसको, नैब चेयरमैन को या नैब के कारिंदे को, कि जी आपने फलां का तो ये किया और हमारा ऐसे क्यों नहीं किया। ये नहीं कर सकते वो। हमने बड़ी नेक नियति से शहबाज शरीफ साहब, हमारा अलबत्ता ख्याल था कि क्योंकि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और वो अंडर अरेस्ट हैं, तो आप अपनी पार्टी से किसी और को बना दें। फिर हमने बिलावल भुट्टो साहब को ऑफर की, लेकिन उन्होंने जब इंसिस्ट किया और असेंबली की कार्रवाई रोक दी, तो हमने कहा ठीक है, लेकिन अब वाज़ेह तौर पे ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को थ्रू मीडिया एंड अदरवाइज इस्तेमाल कर रहे हैं एक जुडिशल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। हमारा एक्चुअल इशू ये है, जुडिशल प्रोसेस को आप इन्फ्लुएंस मत कीजिए। लेकिन अचानक क्यों? देखिए, जैसे क्या कोई पे रुकी क्योंकि नवाज पे चले गए, भी आप कह रहे मैं देखें, मैं डील की बात, मैंने तो आपको ये व्यू दिया है कि हुकूमत से किसी किस्म की डील की कोई बातचीत नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा वाज़ेह व्यू है कि वो किसी किस्म का कोई नेशनल रिकंसिलिएशन एक्ट जो कि मुल्क का कानून को चेंज करे, वो असेंबली में नहीं लाएंगे। ओके, और वैसे बाय द वे वो सेनेट में भी पास होना, सेनेट में हमारी 50% मेजॉरिटी नहीं है इस एक्ट के लिए, हमें बाकी अपनी पार्टीज का तो भी करना पार्लियामेंट पड़ेगा। कैसे चलेगी अगर आप उनको हटा देते हैं? तो ये नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस जो है, इसमें और बहुत सी पार्टीज को सेनेट में कम से कम मिलना पड़ेगा। दूसरी बात है जी, देखिए, मैं बड़े 88 से मैं इस मुल्क के इलेक्शनों में लगा हूँ। ये इलेक्टेड वजीर आजम जिसने 22 साल की स्ट्रगल की है, उसको सिलेक्टेड करना, फिर आप कहते हैं जी हमारे जो वज़रा हैं वो पुरजोश पड़े हैं। भाई नौजवान है, पहली दफा ये नौजवान पढ़े लिखे इलेक्ट हुए हैं, उनके आप लीडर को सिलेक्टेड कहेंगे तो गुस्सा तो मेरा जैसे मदम मिजाज के भी गुस्सा चढ़ जाएगा। ओके, उनको सिलेक्टेड ना करें। मेरे से ये 88 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, 93 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, ओके, 2013 में क्या हुआ और अभी क्या, मेरे से इस बहस में मत जाएं, क्योंकि मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी एक करके दे दूंगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे आप क्या कहते हैं? आप शहबाज शरीफ के हक में है या इनके हक में है? देखिए जी, पार्लिमानी कुछ आदाब भी है, कुछ उनके अगारिज़ व मकासद भी है। हमने भी इस श्रेणी कमेटियों में रहे हैं, खान साहब की भी एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर इस बंदे को रखना नहीं चाहिए तो ये मेरा ज़ाती राय है, ठीक है ना। कल के दिन
अख्तर मेंगल साहब नेशनल असम्बली के मेंबर है, हमारी पार्टी के सरबराह है, ये उसका इस्तेकाक है, क्योंकि वोट मेरे ख्याल में उसी का है। इधर डालेंगे या उधर रखेंगे, आप ये कह रहे कि रखना नहीं चाहिए, आप रख लिए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, देखिए पार्लियामेंट को चलाना, एक अदारे को चलाना, अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा अदारा स्टैंडिंग कमेटी में, ये अगर इनको नहीं रखना चाहिए था फिर क्यों रख दिया? अगर रखा हुआ है तो जुडिशरी की, मेरे भाई बात कर रहे हैं, तो फिर जुडिशरी के फैसले का भी तो इंतजार करें ना। उससे पहले तुम ये सजा क्यों दे रहे हो उसको? अगर उनके खिलाफ कोई भी अदारे से फैसला आता है या किसी डिपार्टमेंट से, चाहे मैं चेयरमैन हूं, फिर उसमें ये इस्तेकाक है हाउस का, उस पार्लियामेंट